सबसे पहले मेरे पास आता है 1 पॉइंट, सही है। 1 पॉइंट के बाद मेरे पास आते हैं 2 पॉइंट्स, कह लें आप उसको, या 1 लाइन कह लें आप उसको। 2 पॉइंट्स होते हैं, उनको ज्वाइन करें तो एक लाइन बन जाती है। 2 पॉइंट्स के बाद 1 लाइन, सॉरी 1 लाइन, 1 पॉइंट के बाद 1 लाइन या 2 पॉइंट्स। 1 लाइन के बाद लेट्स से 2 लाइन्स, ठीक है। 2 लाइन्स में फिर और बहुत सारी चीजें आएंगी। फिर उसके बाद आप इसको ऐसे याद रख लें, 3 पॉइंट्स, और 3 पॉइंट्स मतलब ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारा शुरू का स्ट्रक्चर है प्रॉपर्टीज का। हमने एंगल प्रॉपर्टी 1 पॉइंट की पढ़ी है, हमने एंगल प्रॉपर्टी 2 पॉइंट या एक लाइन की पढ़ी होती है, फिर हमने एंगल प्रॉपर्टी 2 लाइंस की पढ़ी होती है, इसमें और फर्दर अभी डिटेल है। और फिर हमने एंगल प्रॉपर्टी 3 पॉइंट्स या एक ट्राइंगल की पढ़ी भी होती है। एक पॉइंट की प्रॉपर्टी, एक पॉइंट की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है भाई? यानी सबसे पहली प्रॉपर्टी है एंगल्स ऑन अ पॉइंट, सही है। अब फर्ज कीजिए मेरे पास एक ये पॉइंट है, इस पे मैंने एक एंगल बनाया, ये एक एंगल बना दिया, सही है। फिर एक और एंगल मैंने कुछ ऐसे करके ये बना दिया, और फिर आपको इस पॉइंट पे कितने एंगल्स दिख रहे हैं? 1, 2, 3 और 4। इज दैट राइट? जी। यानी मैंने एक ही पॉइंट के अराउंड 4 एंगल्स बनाए। अगर मैं इन सारे के सारे एंगल्स को ज्वाइन कर लूं तो एक पूरा सर्कल या एक पूरा चक्कर हो जाता है। इज दैट राइट? जी। बताइए, एक पूरे चक्कर में या एक पूरे सर्कल में कितने डिग्रीज होते हैं? 360। 360, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है, और वो एक पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास एक ही पॉइंट पे बहुत सारे एंगल्स हैं और वो एक पूरा चक्कर कर रहे हैं तो वो 360 के अराउंड हो जाएंगे। यानी हम यहाँ पहली प्रॉपर्टी कहते हैं एंगल्स ऑन अ पॉइंट एड अप टू 360। और मैं अपनी डायग्राम को अगर कंसीडर करूं तो मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, मेरे इस पॉइंट मैंने 4 एंगल बनाए हुए थे। जरूरी नहीं है आपको एक पॉइंट पे 4 ही एंगल्स मिले, हमेशा कम या ज्यादा हो सकते हैं। मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें 4 पॉइंट्स। तो पहली प्रॉपर्टी तो बड़ी आसान सी है, एंगल्स ऑन अ पॉइंट, सही। फिर उसके बाद आता है एंगल्स ऑन अ लाइन, सही है। एक लाइन की बात हो रही है, तो एंगल्स ऑन अ लाइन। पहले हमने एक पॉइंट किया, अब हम एक लाइन या 2 पॉइंट्स कह लें आप उसको। जैसे एक पॉइंट मैंने ये ले लिया ए, एक पॉइंट मैंने ये ले लिया बी। इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो एक लाइन नुमा चीज बन जाती है। अभी मैं लाइन और लाइन सेगमेंट की डिफ्रेंसिएशन में नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये एक लाइन बन गई। मैंने क्या किया, मैंने बीच में एक और पॉइंट ले लिया यहाँ पर सी, और एक एंगल ऐसे बना दिया इस तरफ, सही है, ठीक है। जी। तो इतने एंगल को मैंने कह दिया एंगल 1, और इसको मैंने कह दिया एंगल 2। शर्त यह है कि आपका स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, यहाँ पर एंगल्स एक ही लाइन पे बने होने चाहिए। आप इसमें ज्यादा एंगल्स भी कर सकते हैं, इनफैक्ट मैं कर देता हूँ ताकि ऐसा ना लगे कि सिर्फ 2 ही एंगल्स होंगे। एक और लाइन भी ले लेता हूँ साथ में, ए बी, और बीच में मैंने अगेन एक पॉइंट ले लिया सी। एक एंगल मैंने यहाँ ऐसे दे दिया, एक एंगल मैंने यहाँ ऐसे दे दिया, सही। अब यहाँ मैंने 3 एंगल्स दे दिए, 1, 2 और 3, सही है। तो पहली वाली लाइन को मैंने
कितने एंगल्स में डिवाइड किया हुआ है? 2 2। और दूसरी लाइन को कितने एंगल्स में डिवाइड किया हुआ है? 3 3। अच्छा, अब अगर आप यहाँ फर्ज करें एक हाथ से शुरू करके या एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड पे हैं, तो क्या आपने चक्कर पूरा किया है कि आधा किया है? आधा आधा। दूसरी लाइन में भी अगर आप देखें तो आपने इस तरीके से आधा चक्कर किया है। सही है। जी तो अगर मैं किसी एक लाइन पे जितने भी एंगल्स हैं उन सबको ऐड करता हूं, तो फिर वो क्या 360 बनेगा कि 180 बनेगा? पूरा चक्कर होता है 360। तो एंगल्स ऑन अ लाइन क्या वो 360 बनाएंगे या 360 का आधा बनाएंगे? 360 का आधा। वो 360 का आधा बनाएंगे। एंगल्स ऑन अ लाइन एड अप टू 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टीज आपने बहुत बचपन में, शायद ग्रेड 6 में भी नहीं, बहुत ही बचपन में, कभी तीसरी या चौथी या पांचवी क्लास में शायद कभी पढ़ी होगी। जूनियर स्कूल में जी पढ़ाया जाता है ये। सही है ना। फिर उसके जी बाद जो है वो जूनियर स्कूल में ही शायद ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी में भी पढ़ा देते हैं प्रॉपर्टी। तो अभी मैं ट्राइंगल्स ला रहा हूँ, फिर मैं आखिरी वो जो 2 लाइन्स वाली है वो एंगल्स प्रॉपर्टीज। अरे भाई कैसा प्रॉपर्टीज लिखा, एंगल्स प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की एंगल प्रॉपर्टीज। जितने लोग पढ़ चुके हैं, किसी को याद है ट्रायंगल की कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं आपने? और एंगल्स आएगा 180। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 180। ठीक है। और दो प्रॉपर्टीज है ट्रायंगल की, दो प्रॉपर्टीज है। और प्रॉब्लम वही है कि वो एक हमें याद रहती है। पहली वाली, पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। हाँ बोलो, कौन क्या कह रहा है? अच्छा नहीं, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी हम लोगों को उमूमन याद भी रहती है, हम इसे यूज भी करते हैं। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों को इसलिए याद नहीं रहती क्योंकि हम लोगों से उस प्रॉपर्टी को यूज करने का मौका छीन लिया जाता है। ठीक है। और प्रॉब्लम क्या होती है, स्कूल में तो आप चलो उस प्रॉपर्टी के साथ नहीं भी सवाल कर रहे तो आपके पास ऑल्टरनेट मेथड्स होते हैं, आप कर लेते हैं। ठीक है, मार्क्स भी मिल जाते हैं। बट सीए एग्जामिनेशन में आपको मार्क्स तो वहां भी मिल जाएंगे, बट सीधी सी बात है सवाल उस तरीके से डिजाइन किया नहीं जाता। खैर, मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना दिया सिंपल सा, और इसमें मैंने 3 एंगल ले लिए, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। ये तीनों के तीनों एंगल्स ट्रायंगल के अंदर है ना। इन्हें कहेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। और अगर आप इन तीनों एंगल्स को ऐड करें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड कर दें, तो वो हमेशा एग्जैक्टली 180 होगा, ना उससे कम ना ही उससे ज्यादा। जी अगर कम है तो भी ट्रायंगल नहीं बन रहा, और अगर ज्यादा है तो भी ट्रायंगल नहीं बन रहा। ठीक है। यानी ये बिल्कुल ऐसी बात है कि आप कोई 3 स्टिक्स ले लें और आप उन 3 स्टिक्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाना चाहते हैं। अगर आपने उनको कामयाबी से 3 स्टिक्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल बनाया है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को ऐड करके 180 बन रहा है। और अगर आपने स्टिक्स को रखने में कोई भी थोड़ी सी भी गलती की है, आपने एक स्टिक ऐसे रखा, एक स्टिक ऐसे रखा और एक स्टिक को ऐसे रख दिया, तो अब ट्रायंगल नहीं बना। सही। तो ये यहाँ पर 3 एंगल्स ही नहीं बनेंगे। सही है। तो अगर बनाएंगे तो फिर 3 एंगल्स बनेंगे और तीनों का सम 180 होगा। प्रॉब्लम ये अब दूसरी वाली प्रॉपर्टी। ठीक है। हम लोग अपने ग्रेड 8 तक के बच्चों को ये सब चीजें पढ़ाते हैं।
7th में, वैसे शायद ट्राइंगल की प्रॉपर्टी 7th में पढ़ाई जाती है या 6th में पढ़ाई जाती है, तो हम लोग अपने बच्चों को ये प्रॉपर्टी शायद पढ़ाते तो हैं बट यूज करने का मौका नहीं देते। एन एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of opposite interior angles। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये आपको 6th या एट मोस्ट 7th में पढ़ा दी जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसी वक्त इसको ना लगाने के लिए एक ऑल्टरनेट मेथड भी पढ़ा दिया जाता है। और जब छठी सातवीं क्लास के बच्चों को एक ऐसा ऑप्शन मिलता है ना जो उसके लिए कंपैरेटिवली आसान हो, तो फिर वो उसी को सीखता है और उसको सीखने के बाद पेपर दे देने के बाद वो भूल भी जाता है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी। फिर कभी सीनियर लेवल पे आके या किसी और लेवल पे आके जरूरत पड़ती भी है तो ये याद तक नहीं होता कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी पड़ी भी थी। कह क्या रहा हूं पहले तो वो समझाता हूं। सबसे पहले मैंने आपसे अभी जब पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करी तो मैंने आपको इंटीरियर एंगल बोला। इंटीरियर एंगल ऐसे एंगल जो ट्राइंगल के अंदर है, सही है। तो सोच के बताओ एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? जो एंगल के बाहर होते हैं। जो एंगल के या ट्राइंगल के? ट्राइंगल। ट्राइंगल के बाहर, ठीक है ना। तो व्हाट इज एन एक्सटीरियर एंगल? जब ये प्रॉपर्टी लिखिएगा तो साथ में ये भी लिखिएगा जो मैं लिख रहा हूं, क्योंकि हमारा ऐसा ही मानना है। एक्सटीरियर मींस बाहर, इंटीरियर मींस अंदर। सही। तो जब पूछो बच्चों से व्हाट इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, तो वो से यही लगता है कि अगर कोई एंगल ट्राइंगल के बाहर है तो दैट इज एन एक्सटीरियर एंगल। सही। तो वो एक्सटीरियर एंगल ऐसे नहीं है। चलिए मैंने इनको नाम दे दिया ए बी सी। एक हो गया एंगल ए या एंगल 1, एक हो गया एंगल बी या और एक हो गया एंगल सी। क्या इनमें से कोई भी एक्सटीरियर एंगल है? नहीं। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है, पहले डेफिनेशन सुन लो अच्छी तरह, ठीक है। एन एक्सटीरियर एंगल is the angle between an extended side and an original side। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक साइड है ए बी, मैं ए बी को एक्सटेंड कर रहा हूं, ये मैंने ए बी को एक्सटेंड कर दिया इस डायरेक्शन में, सही है। ए से बी पे आके रुका नहीं, बल्कि ए से बी के बाद और आगे मैं कहीं चला गया, कहां तक जा रहा हूं ये नहीं बता रहा, सही है। फिर दूसरी साइड है जो सी से बी को कनेक्ट कर रही है, मैं उस साइड को सी से बी तक लाया और फिर बी पे रुका नहीं, बल्कि उसको बी से आगे ले आया यहां तक, और ये भी आगे जा रही है, कहां तक जा रही है ये नहीं बता रहा मैं, सही है। अच्छा भाई, अब ऐसा करने के बाद मुझे यहाँ पर 3 और एंगल्स दिख गए। एक एंगल मुझे ये दिख गया, लेट्स से 1, एक एंगल मुझे ये दिख गया, लेट्स से 2, और एक एंगल मुझे ये दिख गया, लेट्स से 3। ये तीनों के तीनों एंगल ट्राइंगल से बाहर हैं, ये तो मानोगे, सही है ना। जी। बट क्या ये सब के सब एक्सटीरियर एंगल भी हैं? जी। अभी देखो मैंने एक्सटीरियर एंगल की डेफिनेशन क्या लिखी, गौर से देख के बताओ। एंगल 2 स्टेटेड नहीं है। एंगल 2 एक्सटीरियर नहीं है, वेरी गुड, ठीक है। इन द डायग्राम एंगल 1 एंड एंगल 3 आर एक्सटीरियर, वेयर एज एंगल 2 इज नॉट एक्सटीरियर। अच्छा भाई, एक्सटीरियर नहीं है तो क्या है?
ये बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम थोड़े आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह खुद ही बताओगे, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 3 एक्सटीरियर है, एंगल 2 एक्सटीरियर नहीं है। तो जब भी कभी आपसे एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल या एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल शेप की बात की जाए ना, तो इसका ये मतलब नहीं होता हर एंगल जो ट्राइंगल से बाहर हो वो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, सही है। एक्सटीरियर एंगल के लिए जरूरी है कि वो एक एक्सटेंडेड और एक ओरिजिनल साइड के बीच में हो। जैसे मेरे पास एक ओरिजिनल साइड है जो बी से लेकर सी तक है, ये मेरी ओरिजिनल साइड है, सही है। फिर मेरे पास एक एक्सटेंडेड साइड है जो ए से बी और फिर आगे तक जा रही है, सही है। आपको एंगल 3 एक्सटेंडेड और ओरिजिनल साइड के बीच में दिख रहा है, सही है। जी तो ये एक्सटीरियर एंगल है। या फिर आपके पास एंगल 1 जो है वो कौन सी दो साइड्स के बीच में है भाई, ठीक है, कौन सी दो साइड्स के बीच में है जरा देखें। एक ए बी, ये ओरिजिनल साइड है, इसको एक्सटेंडेड नहीं ले रहा मैं, और एक सी से बी जो फिर मैंने आगे एक्सटेंड की, सही है। जी जबकि अगर एंगल 2 को देखो तो एंगल 2 कब बना, जब तुमने सी बी वाली लाइन को भी एक्सटेंड किया और जब तुमने ए बी वाली लाइन को भी एक्सटेंड किया, तब एंगल 2 बना, सही। तो इस प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है, मैं आई एम क्वाइट श्योर कि ये पढ़ाई जाती है, क्योंकि मैंने देखा है टीचर्स को ये पढ़ाते हुए, या मैंने बच्चों के नोटबुक्स वगैरह में ये प्रॉपर्टी लिखी हुई देखी है। बट जब मैं बच्चों से 10th या 11th में जब मेरे पास बच्चे पहुंचते हैं और जब मैं उनसे मिलता हूँ और मैं उनसे जब ये सवाल करता हूँ, तो उनको ये प्रॉपर्टी याद तक नहीं होती, सही है। और वजह सबसे बड़ी, एक तो जब ये पढ़ाई जाती है तो एक्सटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं बनाया जाता, सही है। बच्चा यही सोचता रहता है कि एक्सटीरियर एंगल कोई भी एंगल जो ट्राइंगल से बाहर है, पढ़ाने वाले ये सोचता रहता है कि बच्चों को पता ही होगा, ठीक है। और इस बीच में ना तो कोई किसी से कुछ पूछता है, ना कोई किसी को कुछ बताता है, और ये प्रॉपर्टी फिर हम बाईपास करके आगे निकल जाते हैं। खैर, तो अब मैं मिसाल के तौर पर फर्ज कीजिए मैं आपको एंगल ए की वैल्यू दे देता हूं। एंगल ए की वैल्यू है लेट्स से 40, सही है। एंगल सी की वैल्यू है लेट्स से 70, ठीक है। ये मैंने ऐसी रैंडमली लिखी है, पीछे नहीं पड़ जाना कि सर ये ऐसे कैसे हो सकता है, सही है। एंगल ए को मैं 50 कर देता हूँ, एंगल ए 50 है और एंगल सी 70 है, ठीक है। ऐसी रैंडमली लिखी है वैल्यूज मैंने। अब मैं चाहता क्या हूं कि आप मुझे एंगल 3 बताइए। एंगल 3 कौन सा एंगल है, ट्राइंगल के अंदर कि ट्राइंगल के बाहर? एक्सटीरियर हम्म, यानी बाहर तो है, लेकिन बाहर भी हर तरह का एंगल नहीं बल्कि एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि एक एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना, वो अकेला बराबर होता है ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के। ऑपोजिट इंटीरियर, ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स कितने हैं या कितने होते हैं? चलो शाबाश, 3 3। अब एंगल 3 के बारे में क्या कह रहा हूं, एंगल 3 किसी दो एंगल्स के सम के बराबर है। कौन से दो? ऑपोजिट इंटीरियर, यानी वो वाले इंटीरियर जो दूसरे कोने पर या दूसरे वर्टेक्स पर या ऑपोजिट वर्टेक्स पे है। तो एंगल 3 के साथ ये वाला जो एंगल है, ये वाला, क्या ये ऑपोजिट इंटीरियर है? ये तो सेम पॉइंट पर है ना, ये वाले एंगल की बात हो रही है, जी ठीक है। ये ऑपोजिट इंटीरियर नहीं है, सही। ये क्या है ये बाद में भी बात करते हैं। ये वैसे एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन है, एडजेसेंट एंगल्स है। अच्छा, ऑपोजिट इंटीरियर कौन कौन से हैं? 50 और 70। तो अगर आपको एंगल 3 कैलकुलेट करना है ना, तो एंगल 3 सीधा सीधा बराबर है एंगल ए प्लस एंगल सी के। तो आपको एंगल 3 डायरेक्टली पता लगेगा 50 प्लस 70, और आंसर आ जाएगा 120। बट हमारे बच्चे ये नहीं करते। हमारे बच्चे क्या करते हैं, वो पहले ये वाला एंगल पता करते हैं, एंगल बी। एंगल बी बताओ कैसे पता करोगे?
एंगल बी पता कर सकते हो, जो ट्राइंगल के अंदर वाला एंगल है। 180 minus 70 minus 50 कौन सी प्रॉपर्टी लगा रही हो तुम? angles of a triangle. एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल। अभी तो खैर मैं तुम लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह मौका मिला कभी तो फिर सिखाएंगे कि पेपर में आपको लिखना कैसे होता है इन सब चीजों को। सीआईएस की बात हो रही है, स्कूल के पेपर में तो आप कैसे भी लिखते हैं। अच्छा, आप हमारे जो बच्चे होते हैं वो आमतौर पे ये करते हैं, एंगल बी पता कर लिया, ये 60 आ गया। अब जब ये 60 आ गया ना, तो आपको क्या नजर आ रहा है? आपको इतना हिस्सा नजर आ रहा है, ये हिस्सा 3 और 60, एंगल 3 और 60 ये दोनों ऐड होके कितना बना रहे हैं? 180. 180। ठीक है, तो यूजुअली बच्चे ये करते हैं, जिसमें गलती सिर्फ ये है कि आपको इतनी वर्किंग का टाइम, इतनी वर्किंग की स्पेस और इतनी वर्किंग के मार्क्स दे ही नहीं रहा सवाल। ये सवाल 1 नंबर का होता है। 1 नंबर के सवाल का मतलब ये होता है कैम्ब्रिज में कि जो चीज पूछी गई है सिर्फ वो डायरेक्टली निकाल ली जाए, कुछ और निकालना नहीं पड़े। जबकि हमारे बच्चे क्या करते हैं, एंगल 3 निकालने के लिए पहले उन्होंने एंगल बी कैलकुलेट किया, विच इज टेक्निकली नॉट राइट। सही है, तो एक ये प्रॉपर्टी है, वन ऑफ द फॉरगॉटन प्रॉपर्टीज। खैर, मैंने आपसे एक पॉइंट की बात कर ली, मैंने आपसे एक लाइन या 2 पॉइंट की बात कर ली, मैंने आपसे 3 पॉइंट या एक ट्राइंगल की बात कर ली। सही है, अब आती हैं 2 लाइंस। सही है, बस यहां से कहानी खराब होती है हमारी ज्योमेट्री में। 2 लाइंस। अब जब बात होती है ना 2 लाइंस की, तो भाई 2 लाइंस कैसी हो सकती है? जैसे मैं एक डायग्राम में 2 लाइंस बना देता हूं। एक मैंने डायग्राम बनाई जिसमें मेरे पास इस तरह की 2 लाइंस हैं। सही है, क्या कहते हैं इन लाइंस को आप? पैरेलल। पैरेलल लाइंस। सही है, बट क्या आप 2 लाइंस को जब भी बनाएंगे तो हमेशा पैरेलल ही बनेंगी? नहीं। ठीक है, 2 लाइंस में एक और चीज भी हो सकती है। वो एक और चीज क्या हो सकती है? एक लाइन मैंने ऐसे बनाई और एक लाइन मिसाल के तौर पे मैंने ऐसे बना दी, बहुत ही अजीब सी गंदी सी लाइन बन गई। 2 लाइंस ऐसे भी तो बनाई जा सकती है ना। जी। ये वाली लाइंस क्या कहलाती है? शाबाश, चलो मैं बता देता हूँ। जब भी कभी मैं आपसे कहूँ ना 2 लाइंस बनाइए, तो आप 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस बना सकते हैं, यानी 2 लाइंस जो एक दूसरे को कट कर रही हो, उसे इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। सही है, जी। या फिर आप तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस भी बना सकते हैं, जिन्हें हम पैरेलल कहते हैं। सही है, 2 नॉन इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस, कुछ भी कहें एक ही बात है। जैसे कभी कभी हम अपने बच्चों को कहते हैं भाई हमने आपको पैरेलल लाइंस पढ़ा दिया, फिर कभी बच्चा कहीं खानदान में सुन लेता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, फिर वो आगे कहता है सर आपने हमें नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस तो पढ़ाया नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों नाम बता दिया आपको। चलिए, अब सबसे पहले जब हम 2 लाइंस की बात करते हैं ना, तो प्रॉपर्टीज की बात तो जब करेंगे तब करेंगे, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की 2 लाइंस की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसमें 2 प्रॉपर्टीज आती हैं इसमें भी। यानी फर्ज कीजिए मेरे पास ये हो गई 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस। सही,
अब आपने जब दो लाइंस को इंटरसेक्ट किया तो बताओ यहाँ पर सेंटर में जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये कितने एंगल्स दे रहा है तुमको? 4। 4। यानी सबसे पहले तो व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट देयर आर 4 एंगल्स फॉर्म्ड, 1 2 3 और 4। सही है। जी अब इसमें एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 और एंगल 4 है। सिर्फ 1 और 2 को जरा देखना, तो 1 और 2 क्या ये कुछ याद दिला रहा है? सिर्फ एंगल 1 और एंगल 2। They will add up to 180. हाँ, यानी सिर्फ इतना हिस्सा देख रहे हैं हम, तो सिर्फ इतना हिस्सा असल में एंगल जो है ना स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना? ये दोनों एंगल्स आपस में क्या कर रहे हैं? ऐड होके 180 बना रहे हैं, ठीक। जी अब मेरी एक बात याद रखिएगा जरा सी, ये जो प्रॉपर्टीज अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, दो लाइंस वाली, दो लाइंस में जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसमें जितने भी एंगल्स होंगे, ठीक है, उनमें जो पेयर ऑफ एंगल होगा ना, या तो वो ऐड होके 180 बनाएगा या फिर वो पेयर ऑफ एंगल बराबर होगा। जैसे अगर मैं एंगल 1 का पेयर एंगल 2 के साथ बनाता हूँ तो एंगल 1 और एंगल 2 ऐड होके 180 बनाएंगे। सही है। जी इसको हम कहते हैं एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन भी कहते हैं, इनको हम एडजेसेंट एंगल्स भी कहते हैं, और इनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 एक पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स ये है, दूसरा पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एंगल 2 एंड एंगल 3, अगला पेयर एंगल 3 के साथ एंगल 4, और आखिरी पेयर एंगल 4 के साथ एंगल 1। ये सब सप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर हैं, ठीक है। जी इनका नाम है एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ, मिले हुए, जुड़े हुए, मेकिंग कांटेक्ट। सही। जैसे मिसाल के तौर पे आप यकीनन अभी जिस कमरे में बैठे हुए, आप यकीनन किसी कमरे में बैठे होंगे, उस कमरे में कितनी वॉल्स हैं? 4 4 वॉल्स। एक वॉल आपके पीछे है, नहीं है, है। और एक जी वॉल आपके सामने है। जी क्या ये दोनों वॉल्स एक दूसरे को टच कर रही हैं या आकर मिल रही हैं एक दूसरे से? जी मिल रही है, टच कर रही है। सामने वाली वॉल और पीछे वाली वॉल टच कर रही हो, तुम बीच में बैठे हुए भी हो। खुदा ना खास्ता अगर ये सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार आकर एक दूसरे से मिल गई और बीच में तुम बैठे रहे तो तुम्हारा क्या ही होगा? दोबारा से देखो, सामने वाली दीवार का कोई भी एंड पीछे वाली दीवार के किसी भी एंड से टच कर रहा है? नहीं। नहीं टच कर रहा। सही। ये कहलाती है ऑपोजिट वॉल्स या ऑपोजिट साइड्स, ठीक है। जब दो साइड्स या दो एंगल्स या दो चीजें एक दूसरे को टच नहीं करें बल्कि फेस टू फेस हो तो इन्हें कहते हैं ऑपोजिट। सही। उसके बाद एक दीवार तुम्हारे राइट साइड पर है ना, जी और एक दीवार तुम्हारे बैक साइड पर है ना। जी तुम्हारे राइट साइड वाली वॉल और तुम्हारे बैक साइड वाली वॉल एक पॉइंट पर आकर या एक जगह पर आकर दोनों को एक दूसरे को मिल रही है, यानी एक कमरे का एक कॉर्नर बना रही है। सही है। उस कॉर्नर पे लेफ्ट राइट साइड वाली वॉल भी आकर एंड हुई है और बैक साइड वाली वॉल भी जाकर एंड हुई है। ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रही है वहां पर, एक ऐसे समझ लो। सही है। जी जी ये वाली वॉल्स कहलाती हैं एडजेसेंट। तो पहले तो एडजेसेंट और ऑपोजिट का वर्ड समझ में आना चाहिए कि एडजेसेंट दो चीजें जो आकर एक दूसरे के साथ मिले, ऑपोजिट दो चीजें जो एक दूसरे से बिल्कुल भी ना मिले। सही। तो अगर हम अपने डायग्राम में वापस एंगल 1 और एंगल 3 को देखें तो एंगल 1 जो है वो यहाँ पर आकर और एंगल 2 जो है वो यहाँ पर आकर, ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पर आकर मिल रहे हैं। ये एडजेसेंट एंगल। सही। आई कुछ बात समझ में?
जी। अच्छा, फिर उसके बाद मैं एक नाम लिख रहा हूँ, बताएंगे अब आप मुझे कौन सा पेयर क्या है। एक तो मैंने एडजेसेंट एंगल्स का पेयर बता दिया आपको कि एडजेसेंट एंगल्स का पेयर क्या है। उसके बाद मेरे पास इसमें एक और पेयर होता है, ऑपोजिट एंगल्स, जिन्हें हम उमूमन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के नाम से पढ़ा देते हैं। और क्योंकि हमारा बच्चा ऐसा सोचता है कि उसको तो सारी की सारी चीजें पता है, तो वो कहता है यार इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो याद कर लेता है वर्टिकल एंगल्स के नाम से इन एंगल्स को, जो कि गलत है। वर्टिकल एंगल्स एक अलग एंगल्स की प्रॉपर्टी है, सही है। तो वर्टिकल एंगल्स नहीं है ये वर्टिकली ऑपोजिट है या फिर सिर्फ ऑपोजिट है। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि कौन सा एंगल, जैसे मैं एंगल 1 के साथ कौन सा एंगल ऑपोजिट है। 3, 3, एंगल 1 और एंगल 3 आर ऑपोजिट। फिर एंगल 2 के साथ कौन है ऑपोजिट, 4, 4। फिर एंगल 3 के साथ वापस 1, वो नहीं लिख रहा मैं, और एंगल 4 के साथ वापस एंगल 2। अच्छा, ये ऑपोजिट एंगल्स या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्या लगता है ये दोनों इक्वल हैं या ये दोनों ऐड होके 180 बनाते हैं। इक्वल है। ये दोनों इक्वल है। जैसे मैंने पहले कहा, ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें जिस पेयर ऑफ एंगल की भी बात मैं करूंगा आपसे, या तो वो इक्वल होंगे या वो सप्लीमेंट्री होंगे, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता, सही है। ये तो मैंने बात की इंटरसेक्टिंग लाइंस की ना, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो देयर कैन बी 4 एंगल्स फॉर्म, और उसमें या तो एडजेसेंट एंगल्स के पेयर बनते हैं या ऑपोजिट एंगल्स के पेयर बनते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बनता, सही है। जी, जी। उसके बाद एक बहुत अजीब सी प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस की, सही है। बस ज्योमेट्री यहाँ पर आके खराब हो जाती है, क्योंकि जितने लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, उन्होंने एक चीज पढ़ी होगी, बेटा देखो अगर z बन रहा है ना तो ये एंगल उसके बराबर है। जो लोग, अगर थोड़ा बहुत किसी को याद है तो आपने अपने स्कूलों में ये पढ़ा होगा, टीचर ने कहा होगा ये देखो z बन गया, ये एंगल इसके बराबर क्यों है, क्योंकि यहाँ z बन रहा है। पढ़ा है इस तरह किसी ने। जी वो जी। ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब बस वही तुम लोगों को निकाल देना है अपने ध्यान से, ये जेड वेड बन रहा है और ये टी बन रहा है, ये एक्स बन रहा है, ये एफ बन रहा है, वो निकालो अपने जहनों से, सही है, ठीक है। मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम कोई डिजाइनिंग की क्लास में थोड़ी बैठे कि डिजाइन तलाश कर रहे हैं बैठ के, वो फलाना डिजाइन, सही है। या अगर आपको ये सीखना भी है तो यार ये बिल्कुल आखिरी आपका प्लान होना चाहिए कि बैकअप के तौर पे रखें आप। हम इस पे पूरे पूरे कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। कैम्ब्रिज में पेपर में सवाल आ रहा है कि ये एंगल उस एंगल के बराबर क्यों है बताओ। हमारा पाकिस्तान का बच्चा क्या लिख कर आ रहा है, वो जेड बन रहा है, दैट इज द रीजन। कैम्ब्रिज वाले भी हंस हंस के पागल है वगैरह, ये पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को। तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि यार तरीके से बात समझ में आए, ठीक है। जेड बन रहा है, टी बन रहा है, एफ बन रहा है, ये क्या बात हुई। अच्छा, तो अब सबसे बड़ा मसला है, मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है, क्या ये दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट करेंगी। नहीं। तो जब इंटरसेक्टिंग ही अरे भाई क्या हो गया, जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो क्या एंगल होगा यहाँ पर। नहीं, नहीं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा जरा।
हाँ जी, तो हाँ, तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो कोई एंगल ही नहीं है। ठीक है, आ रही जी मेरी बात? तो अब एंगल के लिए ना, अरे भाई वापस आई स्क्रीन। जी तो अब एंगल लाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक लाइन और ले आऊंगा, और वो लाइन मैं मेक श्योर करूंगा कि इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करती हुई जाए। सही है? जी ये लाइन क्या कहलाती है पहले तो ये बताओ। ट्रांसेंडर ट्रांस ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। ठीक है, अल्लाह ना करे आपको अगर ये नाम नहीं भी पता तो कम से कम आपको ओ लेवल में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसका नाम पूछा भी नहीं जाता और इससे रिलेटेड सवाल भी नहीं पूछे जाते। ठीक है, लेकिन खैर इतना कोई मुश्किल नहीं है, पता होना चाहिए। सही है, तो अक्सर बहुत सारे बच्चों को ये नाम नहीं पता होता, बहुत सारे लोग ये भी क्लेम करते हैं कि हमें कभी बताया भी नहीं गया। अगर नहीं बताया गया तो खैर कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो है भी नहीं, आप लोगों को उससे बेसिस से रिलेटेड सवाल आते भी नहीं है, लेकिन खैर पता होना चाहिए। अच्छा, तो आपने एक ट्रांसवर्सल यानी आपने एक तीसरी लाइन बनाई, एक ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को कट करती हुई गुजरे, उसे फिर ट्रांसवर्सल कहते हैं। सही है। अच्छा, जब इस लाइन ने पहली लाइन को कट किया तो जिस जगह कट किया वहां कितने एंगल्स बने? 2। 4 अरे दो कैसे बने भाई? पहली 4 लाइन को जब कट किया जिस जगह पर, तो वहां चार एंगल्स बने ना। सही है। और दूसरी लाइन को भी कट किया तो वहां भी कितने एंगल्स बन गए? 4 यानी ये ट्रांसवर्सल जब ये चार दोनों की दोनों लाइंस को कट करके गुजर गया तो कुल मिलाकर कितने एंगल्स बन गए? 8 8। ठीक है, देखो भाई पहले ही सुन लो बात मेरी तुम लोग ध्यान से। ये टॉपिक पढ़ाने का मकसद यानी ज्योमेट्री पढ़ाने का मकसद तुमको सिर्फ एक ये पैरेलल लाइंस वाली प्रॉपर्टी, सही है, और एक पॉलीगॉन्स वाली प्रॉपर्टी, सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज मुझे सुधारनी है। बाकी सबका मुझे टेंशन नहीं है, बाकी सब में कोई ऐसी बिगड़ी भी बात है भी नहीं। असल मसला इन प्रॉपर्टीज का है, ये बहुत ही हमने खराब करके पढ़ाई होती है बच्चों को अपने, तो इसलिए तसल्ली से ये समझिएगा। सही, जल्दबाजी मत कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक, अच्छा, 8 एंगल्स बन गए। कितने एंगल्स पैरेलल लाइंस के अंदर ही अंदर हैं? ये पैरेलल लाइंस के अंदर का हिस्सा है। 4 4 एंगल्स हैं। ठीक है, इन चारों के चारों एंगल्स को हम कहते हैं इंटीरियर एंगल, यानी वो एंगल जो पैरेलल लाइंस के अंदर वाले हिस्से में पाए जाएं। सही है, ये कहलाते हैं, ये सब के सब इंटीरियर एंगल्स हैं। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। सही है। जी अच्छा, तुम लोगों को अक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल तो पता ही है क्या होता है। जी जैसे इसमें एंगल 2 किस तरह का एंगल है? ऑप्टिमस ऑब्ट्यूस। और एंगल 1 किस तरह का एंगल है? एक्यूट अक्यूट। यानी ये पता है कैसा दिखता है। अक्यूट एंगल की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 90 लेस देन 90। ऑब्ट्यूस की? मोर देन 90 लेस देन 180 हाँ, यानी 90 से 180 के बीच में। सही बोला ना, 90 से 180 के बीच में ऑब्ट्यूस। जी उसके बाद अब जब इतनी बात हो रही है तो चलो हम कर लेते हैं थोड़ी हाँ भाई की बात। राइट एंगल? एग्जैक्टली 90 डिग्रीज एग्जैक्टली 90 डिग्री। तुम में से जो भी लोग ग्रेड 9th में जाएंगे, अब मुझे पता नहीं आप पाइथागोरस, आप लोग ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है? जी जी यानी इसका मतलब है आपको ये पता है कि बताइएगा अगर यही पता है या कुछ और पता है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही पता है? जी ये सी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। जी जी अच्छा, क्या ये पता है हाइपोटेनस स्क्वायर लेसर देन बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर? नहीं यानी सिर्फ इज इक्वल टू पता है। जी इक्वल्स टू पता है इक्वल टू पता है, यानी जब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है
तो जो ट्रायंगल की बात, जिस ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट? जी। लिख लो ये, ठीक है। ग्रेड 9th में तो मुझे अब मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, फिर 10th में आओगे तभी मौका मिलेगा, और 10th में आने के बाद तो फिर पता नहीं क्या ही होगा। तो जो लोग 9th में आए ना खास तौर पे, और जो लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके हैं, वो लोग ये नोट कर लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज लेसर देन बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एक चीज ये है, एक चीज जो आप पढ़ के बैठे हुए, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और फिर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर ग्रेटर देन बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब मैं ये नहीं कह सकता आप ग्रेड 9 में भी ये पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप ग्रेड 9 में जो कंटेंट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज नॉट व्हाट वी यूज्ड टू टीच अर्ली अंटिल लास्ट ईयर, बिकॉज अब वो चेंज हो रहा है। सही है, तो खैर ये प्रॉपर्टी है, और जब भी कभी पढ़िएगा तो जब ग्रेड 10th में आ जाएगा तब तो इंशाल्लाह मैं ही पढ़ाऊंगा, तो अगर मौका मिलेगा तब पूछ लीजिएगा, वरना अभी ग्रेड 9 में ग्रुप शुरू करूंगा, उसमें कोई पढ़ेगा तो उसमें पूछ लीजिएगा, वरना ये याद रखिएगा। सही है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो वो तो राइट एंगल ट्रायंगल है। सही, जी। अगर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बेस और परपेंडिकुलर स्क्वायर के सम से लेसर है तो फिर वो अक्यूट ट्रायंगल है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, और अगर ज्यादा है तो फिर वो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। हमारे पास सीआईज में ये सवाल आया था प्रूफ करने के लिए कि हमने आपको एक ट्रायंगल की साइड्स दी है, बताओ कि ये अक्यूट ट्रायंगल की साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, कि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की साइड है। तो वो हमारे बच्चों ने उस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया, वो नहीं हुआ, तो वो लिख कर आ गया नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, या तो कैसे लिखकर किसी ने अक्यूट लिख दिया, किसी ने ऑब्ट्यूज लिख दिया। सही है, तो इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चंस आते हैं। सही है, वरना इसका जो दूसरा तरीका है वो कैलकुलेटर बेस्ड तरीका है, वो कैलकुलेटर पेपर 1 में होता नहीं है। ठीक, अच्छा, तो अक्यूट पता है, राइट पता है, ऑब्ट्यूज पता है, ये सारे एंगल्स पता है। रिफ्लेक्स पता है किसी को? Greater than 180, lesser than 360. यानी 180 और 360 के इन बिटवीन। खैर, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डूइंग, हमारे पास यहाँ 4 एंगल्स हैं जो पैरेलल लाइंस के अंदर है। सही है, इसमें आपको देख के समझ में आ रहा है कौन कौन से अक्यूट है और कौन कौन से ऑब्ट्यूज है, इज दैट राइट? जी। ठीक, अब जैसे मैं जानना चाहता हूं कि एंगल 3, ठीक है, अब मेरे पास एक एंगल है एंगल 3, ठीक है? मैं जानना चाहता हूं कि एंगल 3 का बाकी लोगों से क्या कनेक्शन है, एंगल 3 का एंगल 1 के साथ क्या कनेक्शन है? It is equal to angle 1. वो पेयर का नाम बताओ, ये एंगल 3 और एंगल ऑपोजिट, ये ऑपोजिट एंगल। एंगल 3 का एंगल 2 के साथ क्या कनेक्शन है? Supplementary. सप्लीमेंट्री, मतलब एडजेसेंट वाला पेयर है ये, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। सही, इस साथ में चलिए प्रॉपर्टी में, है ना? जी। एंगल 3 का एंगल 4 के साथ क्या कनेक्शन है? Adjacent. ठीक है, यानी एंगल 3 का 1, 2 और 4 के साथ ऑलरेडी इस पेयर एंगल 3 और एंगल 1 इस पेयर का एक नाम है, एंगल 3 और एंगल 2 इस पेयर का भी एक नाम है, एंगल 3 और एंगल 4 इस पेयर का भी एक नाम है। सही है, तो हम 3 का पेयर 1, 2 और 4 में से किसी के साथ नहीं बनाएंगे क्योंकि वो पुराने हो गए बात। अब मैं एंगल 3 को एंगल 6 के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, एंगल 3 को एंगल 5 के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, एंगल 3 को एंगल 7 के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, और शायद एंगल 3 को एंगल 8 के साथ। अगर मैं एंगल 4 को तो मैंने यहाँ से डिसओन कर दिया ना एक तरीके से, मतलब तुम्हें तो लिफ्ट करा ही नहीं रहे हम। ठीक, जी। दोबारा से बताओ, ये 3, 4, 5 और 6 को, इन एंगल्स को मैंने क्या नाम दिया था, ये कौन से एंगल्स हैं? Interior. इंटीरियर। अब एंगल 3 का एंगल 6 के साथ एक नाम है, मुझे अभी नाम में दिलचस्पी है, इक्वल है कि सप्लीमेंट्री है वो बात बाद में। ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 6 दे आर कनेक्टेड, और एंगल 3 एंड एंगल 5 दे आर ऑल्सो कनेक्टेड। एक चीज
मुझे पता है एंगल 3 एंड एंगल 6 दे आर एनी हाउ इंटीरियर, एंगल 3 और एंगल 5 दे आर ऑल्सो इंटीरियर। ये मैं एंगल्स का शॉर्ट फॉर्म बना रहा हूं, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं एंगल 3 और एंगल 6 को भी इंटीरियर कहूं और एंगल 3 और एंगल 4 को भी, सॉरी एंगल 3 और एंगल 5 को भी इंटीरियर कहूं, तो फिर तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। सही है, तो अब थोड़ा सा तो फर्क करना है। एंगल 3 और एंगल 6, बताओ ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है कि ऑपोजिट साइड्स पर है? सेम साइड। सेम साइड्स पर है। तो एंगल 3 और एंगल 6 को हम इंटीरियर तो कहते हैं, बट कौन सा? को इंटीरियर। को इंटीरियर मतलब सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स मौजूद है वो। ओके, अच्छा अब जरा बताओ एंगल 3 और एंगल 5 इंटीरियर तो है ये पेयर, एंगल 3 और एंगल 5 इंटीरियर तो है ना। जी जी। अब क्या ये सेम साइड पर है कि ऑल्टरनेट साइड्स पर है? ऑल्टरनेट। तो इनका नाम क्या रखोगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इनका नाम है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिन्हें हम कभी कभी सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल्स के नाम से भी मतलब याद कर लेते हैं। सही है, तो अब आपने मुझको सबसे पहले सारे के सारे को इंटीरियर एंगल्स बताने हैं कि भाई को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं। तो को इंटीरियर एंगल्स एक तो 4 है। अब आपने मुझे पेयर बता, इंटीरियर एंगल्स 4, आई एम सॉरी मैंने को इंटीरियर कह दिया, इंटीरियर एंगल्स 4 है। तो इसमें से को इंटीरियर कौन कौन सा है? 3 के साथ को इंटीरियर कौन है? 6। 3 के साथ 6। फिर 4 के साथ कौन है? 5। 5। 6 के साथ कौन है वापस? 3 और 5 के साथ कौन है? 4। ठीक है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं। दीज आर को इंटीरियर। इक्वल के सप्लीमेंट्री वो बाद में करते हैं बात। अच्छा, को इंटीरियर के बाद बात कर लेते हैं जरा हम ऑल्टरनेट, बस शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो अब बताओ 3 के साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन है? 4 3 के साथ 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर है। 5 3 के साथ 4 तो पहले ही डिसाइड हो चुका ना, वो तो बेचारा एडजेसेंट हो गया ना। 3 और 5 3 और 5, 4 के साथ 6 6। अच्छा फिर बताओ 5 के साथ 3 और 6 के साथ 4 और वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा पहले आपने इनको इनके नाम से पहचान लिया। ये जो नाम है ना, ये नाम ऐसी आंख बंद करके नहीं रखे, ठीक है। इन नामों के पीछे इनकी डेफिनेशंस हैं, तो अगर आप नाम समझ लें तो आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। सही है। अच्छा अब बात आती है कि ये जो पेयर्स मैंने लिखे, को इंटीरियर्स के पेयर और ऑल्टरनेट इंटीरियर्स के पेयर, ये इक्वल हो रहे हैं कि सप्लीमेंट्री हो रहे हैं? चलो, को इंटीरियर का पहला पेयर मैंने लिखा है 3 और 6। एंगल 3 किस तरह का एंगल है? अक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, राइट एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है? एंगल 3 एक्यूट। अक्यूट है। एंगल 6 किस तरह का एंगल है? एक्यूट। एंगल 6 एंगल 6 एक्यूट है? नहीं ऑब्ट्यूस है। ऑब्ट्यूस है। यानी हम जिस एंगल या जिस पेयर की बात कर रहे हैं उस पेयर में एक एंगल अक्यूट है और दूसरा एंगल ऑब्ट्यूस है। क्या ये बराबर हो सकते हैं? नहीं। ठीक है, बराबर। मैंने तुम्हें क्या बोला, इन प्रॉपर्टीज में दो ही काम होते हैं, या तो तुम्हारे पेयर्स इक्वल होते हैं या तुम्हारे पेयर्स ऐड होकर बनेटी बनाते हैं। अब तुमने कहा सर ये तो एक अक्यूट है और एक ऑब्ट्यूस है, तो ये इक्वल तो हो ही नहीं सकते, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गए? यही होगा, सप्लीमेंट्री होगा। याद भी नहीं करना है आपको। अगर आप कभी खुद भी अगर कहेंगे कि सर ये 3 और 6 ये बराबर है, और 1 मिनट के लिए खुद भी जरा रुक कर सोचेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आप खुद अपने आप पे हंसेंगे, दूसरा तो बाद में हंसेगा आप पर। आप बोलेंगे यार क्या मैं पागल हो गया था उस टाइम पर, मैं क्या सोच रहा था। सही है। फिर 4 और 5, 4 कैसा एंगल है? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस। 5 कैसा है? एक्यूट। क्या ये बराबर हो सकते?
4 और 5, नहीं, तो फिर क्या बचा इनके पास होने के लिए? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री, यानी ये भी ऐड होके 180, यानी को इंटीरियर एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। आपको याद थोड़ी करना है, आपको बस थोड़ा सा अकल लगा के सोचनी है। सही। फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पे आते हैं, 3 और 5। एंगल 3 कैसा एंगल है? एक्यूट। एंगल 5 कैसा एंगल है? एक्यूट। तो ये दोनों ऐड होके 180 बना सकते हैं क्या? नहीं। कोई भी दो अक्यूट एंगल्स ऐड होके 180 बना ही नहीं सकते। कितना भी बड़ा अक्यूट एंगल ले लो, वो ऐड होके 180 से कम ही रहेंगे। सही है। तो जी ये 180 तो नहीं बना सकते। अब ये 180 नहीं बना सकते, इसका मतलब इन दोनों ने क्या होना है आपस में? इक्वल। इक्वल, यानी 3 और 5 बराबर, और 4 और 6 ये दोनों ऑब्ट्यूज हैं, तो ये दोनों भी बराबर। आई बात समझ में? जी अब ये Z और ये X और ये F और C, ये सब पढ़ते हो तुम लोग। C पढ़ते हो, Z पढ़ते हो, F पढ़ते हो, X पढ़ते हो, कहीं कहीं लोग I भी पढ़ाते हैं। ये सब उठाकर खिड़की से बाहर फेंके। ठीक है, इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं थी हमें। चलिए, मैंने 3 को पहले तो 4 से कर लिया, 5 से कर लिया, 6 से कर लिया, 1 और 2 से भी कर लिया। मुझे दोबारा से पूछूंगा, 3 का 1 के साथ क्या कनेक्शन था? ऑपोजिट। ऑपोजिट। 3 का 2 के साथ क्या कनेक्शन था? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री या एडजेसेंट। ठीक है। फिर 3 का 4 के साथ क्या कनेक्शन था? एडजेसेंट। एडजेसेंट। ठीक है, ये पुरानी प्रॉपर्टीज हो गई। फिर 3 का 6 के साथ क्या कनेक्शन आया? को इंटीरियर। को इंटीरियर। और फिर 3 का 5 के साथ क्या कनेक्शन आया? ऑल्टरनेट इंटीरियर। अच्छा, अब रह गया 3 को 7 और 3 को 8 के साथ कंपेयर करना। अब ये 3 इंटीरियर एंगल्स में है ना? जी। जबकि 7 और 8 वो किस एंगल, वो कहां पर है? लाइन से बाहर है। ठीक है। एक्सटीरियर। हाँ, एक तरीके से एक्सटीरियर कह लो। चलो, अब मैं एंगल 3 को एंगल 7 और मैं एंगल 3 को एंगल 8 के साथ कंपेयर कर दे रहा हूँ, फिर बात करता हूँ। अब देखो 3 किस तरह का एंगल है, जरा गौर से देखो। 3 एक्यूट है। और 7, डी एक्यूट है। इसका ये मतलब है कि ये दोनों बराबर तो है ना? अब एंगल 3 इस तरफ से आके यहां चला गया, राइट? ऐसी बात है। जी। एंगल 7 भी इसी तरह से आ रहा है और इसी तरह नीचे जा रहा है। ठीक। यानी अगर तुम ऊपर वाला हिस्सा उठा के नीचे वाले हिस्से पे प्लेस करो तो वो एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा। बात आई समझ में कुछ? जी। इनको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग। आपने थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी अगर पढ़ा हो कभी, तो कॉरेस्पॉन्डिंग आप ऐसे समझ लें कि एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट। जैसा 3 दिख रहा है, जैसा काम 3 कर रहा है, बिल्कुल वैसा ही काम 7 कर रहा है। 3 भी लेफ्ट साइड से आके नीचे की तरफ जा रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा हो के। 7 भी लेफ्ट साइड से आके उसी तरह नीचे जा रहा है। सही है। सही है। तो जब दो ओवरलैपिंग एंगल्स होते हैं ना, मतलब ओवरलैपिंग, एक थोड़ा सा ऊपर एक थोड़ा सा नीचे, अगर आप ऊपर को नीचे लाकर रखेंगे तो एक दूसरे के साथ वो ओवरलैप कर जाएंगे। इनको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, जिन दो एंगल्स की बात करते हैं उसमें से एक इंटीरियर होता है और एक एक्सटीरियर होता है। ठीक है। जी। चलो, अब मैं तुमसे पूछता हूँ 1 के साथ कौन है कॉरेस्पॉन्डिंग? 3 1 के साथ 3 कॉरेस्पॉन्डिंग है। 5 5, वेरी गुड। 1 के साथ 5 हो गया। 2 के साथ बताओ। 6
1 एंड 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ बताओ, 8, 4 के साथ बताओ, 7, 4 के साथ 7, 8, 4 के साथ 8। अच्छा, अब एक बात जरा नोट करो, इन पेयर्स में एक एंगल लाइंस के अंदर था, दूसरा एंगल लाइंस पैरेलल लाइंस के अंदर था, और दूसरा एंगल पैरेलल लाइंस के बाहर था। इज दैट राइट? जी जी, ठीक है। अगर एक एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे था तो दूसरा कहाँ था? राइट, तो गौर से देखो, सेम साइड, सेम साइड पे था। ठीक है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, 3 और 8, इसमें से एक एंगल इंटीरियर है, एक एंगल एक्सटीरियर है। इज दैट राइट? जी जी, एक एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे है तो दूसरा एंगल ट्रांसवर्सल के राइट, अगर इस पेयर का कोई नाम होता तो सोच के बताओ क्या होता? क्या ये सेम साइड पर है ट्रांसवर्सल के 3 और 8? नहीं, क्या ये ऑल्टरनेट साइड्स पर हैं? जी, तो अगर इस तरह के पेयर का कोई नाम होता तो क्या होता? alternate corresponding, ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग। बट हमने इसको इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमें इसकी जरूरत कभी पड़ेगी ही नहीं। अगर मुझे 3 के थ्रू 8 मालूम करना होगा ना, तो मैं 3 के थ्रू 8 नहीं मालूम करूंगा, मैं 3 के जरिए से 6 या 3 के जरिए से 7 या 3 के जरिए से 4 मालूम कर सकता हूँ। ठीक है, या 3 के जरिए से 5 भी मालूम कर सकता हूँ। सही है? जी, अब फर्ज कीजिए मैंने 3 के मदद से 6 मालूम कर लिया, 6 आ गया तो मतलब 8 भी आ गया ना। जी, तो हमने इसीलिए ये प्रॉपर्टी नहीं बनाई क्योंकि पहले ही जितनी प्रॉपर्टी हमने बनाई है वही हमारे बच्चों को याद नहीं हो रही। सही है? तो अगर एक और बनाते तो फिर हमारा बच्चा तो रोने ही लग जाता। ठीक है, तो ऑल्टरनेट कॉरेस्पॉन्डिंग जैसी कोई चीज डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट वॉजंट रिक्वायर्ड। सही है बात? जी, अच्छा, अब जरा वापस आ जाओ भाई, मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पे आ जाओ। वो बात तो पूरी हमने की ही नहीं, उसको तो हम छोड़ के ही आ गए। तो 1 और 5, 1 किस तरह का एंगल है बताना? हाँ, 1 किस तरह का एंगल है? acute, 5 किस तरह का एंगल है? acute, बराबर होगा कि सप्लीमेंट्री? बराबर, इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? equal, इक्वल। तो इन प्रॉपर्टीज को मसला याद करने की जरूरत कभी थी ही नहीं, आप पहली बार में ही इनको समझ के पढ़ लेते। और आप लोगों की माशाल्लाह जो अब आपके जो बच्चे हैं उनकी इंग्लिश तो हम लोगों से तो बेहतर ही है। ठीक है, बल्कि अब तो इतनी बेहतर है कि अपने वर्ड्स बना रहे हैं नए नए वो लोग। सही है? तो अगर आप इन चीजों को इनके वर्ड्स के मीनिंग के साथ समझ के पढ़ लें तो फिर आपको ये ना तो कभी भूलेंगे आप इसको, और ना ही आपको इनको उल्टी सीधी चीजों से याद करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा मसला दूसरा सबसे बड़ा मसला हमारे यहाँ ये है कि हमारे जो कैम्ब्रिज के पेपर्स में रीजंस लिखने के लिए आते हैं वो मैथमेटिकल रीजंस हैं। उन्हें आप ये शॉर्टकट लैंग्वेजेस में नहीं लिख सकते। जेड है बन रहा, एफ बन रहा है, सी बन रहा है, ये हमने रीजंस देखे हैं लिखे हुए बच्चों के पेपर्स में। ठीक है, एंड दे आर नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ठीक है, आपको आपका रीजन शुड बी इन मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज एंड शुड बी मैथमेटिकली करेक्ट। सही है? तो उनको आपको ढंग से लिखना आना चाहिए। आज तक तो खैर आप लोगों को जरा इस बात के लिए बहुत ज्यादा फोर्स नहीं किया जाता, टीचर्स कहते हैं बट आप नहीं लिखते। ठीक है, लेकिन बहरहाल वो बहुत जरूरी है, उन पे नंबर कटते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मतलब आप ये कह दें कि सर अंडरस्टूड है, समझ में आ जाती है बात, ये वो। भाई जो चीज जिस तरीके से पूछी जाएगी वैसे बतानी है। एग्जाम जब हम लेते हैं तो क्वेश्चंस हम डिजाइन करते हैं ना,
आपको हमारे क्वेश्चन का आंसर हमारे रिक्वायर्ड क्राइटेरिया पे ऊपर देना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कह दें कि ठीक है, आप व्हाटएवर यू आर आस्किंग डजंट मैटर, आई विल आंसर द क्वेश्चन इन माय ओन वे, ठीक है, दैट वोंट बी एक्सेप्टेड। सही है? तो एक तो मुझको ना ये वाली प्रॉपर्टी जो इस पेज पे आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी, ये जो मैं एंगल्स का बताता हूँ ना, पढ़ाता हूँ, ये इस वजह से पढ़ाता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी मुझे ही होती है, क्योंकि वो सर्कल प्रॉपर्टी के टाइम पे, सर्कल प्रॉपर्टी की डिफिकल्टी अपनी जगह है, बच्चे को यही नहीं आ रहा होता, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्री में एक टॉपिक आता है, उसमें भी बच्चे को ये नहीं आ रहा होता। एक मैं ये एंगल प्रॉपर्टीज का टॉपिक इस वजह से पढ़ाता हूँ, और एक मैं एंगल प्रॉपर्टीज का टॉपिक पढ़ाता हूँ, वो मैं आज लिख दे रहा हूँ, वो मैं पढ़ाता हूँ एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स। मैं एंगल प्रॉपर्टीज इन दो चीजों की वजह से पढ़ाता हूँ, क्योंकि इन दो चीजों में बच्चों ने अपना कबाड़ा किया हुआ होता है, ठीक है। कल मैं ये एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगॉन्स पढ़ाऊंगा, और उसके बाद फिर मुझको पढ़ानी है सर्कल प्रॉपर्टी। उसके अलावा जो कुछ रह जाएगा वो रह जाएगा, ठीक है, बट ये तीन चीजें मुझे लाजमी पढ़ानी है। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे पास, मेरा ख्याल ये था कि आज मैं प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करके कुछ सवाल पढ़ा दूंगा, बट जरा मेरा मसला ये, मैं एक्सप्लेनेशन में ना यहाँ वहाँ निकल जाता हूँ बड़ा। तो सवाल कोशिश करूंगा कि मैं सवाल भी कुछ करवा पाऊँ, वरना कम से कम ये प्रॉपर्टीज समझ जरूर लीजिए, ठीक है, और कोशिश ये कीजिए कि समझ में आए। अब मुझे दो चीजें लाजमी पढ़ानी, टाइम बच गया तो फिर मैं देख लूंगा और क्या कुछ कर सकता हूँ, पर ये दो प्रॉपर्टीज मुझे और लाजमी पढ़ानी है, ठीक है। कोई सवाल है यहाँ तक किसी का तो पूछ सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? जी अब कोशिश यही कीजिएगा बेटा, ये एंगल प्रॉपर्टी जिस तरीके से समझाई है ना, उनको उसी तरीके से यूज भी कर लेना, ठीक है। और मैंने तुमको ट्रायंगल की एक